हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ एडिटोरियल एनालिसिस। इसमें आज 3-4 आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे आए हैं जिनके जिनके कुछ पॉइंट्स को हम अपने मेंस के आंसर्स में यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं द इंडियन एक्सप्रेस में आए इस आर्टिकल से, इट ट्रस्ट डेफिसिट विद फार्मर्स। अब इसमें क्या है, इसमें 3 चीज़ें हाईलाइट की गई हैं। जो पॉलिसी मेकर्स और फार्मर्स के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट बढ़ा है उसको कैसे एड्रेस किया जाए, और दूसरा है जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके इम्पैक्ट को कैसे टैकल किया जाए, और तीसरा है जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है इसमें कुछ शॉर्टकमिंग्स हैं उनको एड्रेस करने की बात कही गई है। तो लेट्स स्टार्ट। इसमें क्या है, जो ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है फार्मर्स और पॉलिसी मेकर्स के बीच में, इसको ब्रिज करने के लिए इसको सही करने के लिए ये कहता है कि वी नीड टू फॉर्म एग्रीकल्चरल काउंसिल्स विद रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम ईच स्टेट इंक्लूडिंग टेनेंट फार्मर्स। ये कहता है कि इसमें काउंसिल्स बनाई जा सकती हैं, और ये 2 तरह की काउंसिल्स बनाने की बात करते हैं। पहली है एग्रीकल्चरल काउंसिल्स, फार्मर्स काउंसिल्स, जिसमें जो फॉर्म करेगी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फार्मर्स फ्रॉम ईच स्टेट, और जिसमें टेनेंट फार्मर्स को भी इंक्लूड किया जा सकता है। दूसरा है गवर्नमेंट के लेवल पे एक काउंसिल ऑफ एग्री मिनिस्टर्स, जिसमें एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स जो हैं हर स्टेट से उनको इंक्लूड किया जाएगा, और इसमें कुछ कृषि विज्ञान केंद्र के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनको भी लिया जा सकता है टू एंश्योर इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन। तो ये काउंसिल बनाने से क्या होगा, जो ट्रस्ट डेफिसिट है उसको एड्रेस किया जा सकता है। और ये जो काउंसिल्स हैं, काउंसिल ऑफ एग्री मिनिस्टर्स एंड काउंसिल एंड फार्मर्स काउंसिल, इनकी हर साल में 1 या 2 मीटिंग्स हो सकती हैं, जैसे जीएसटी काउंसिल की होती है। तो इससे ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसको कम किया जा सकता है। दूसरा है जो क्लाइमेट चेंज है ना, इसका ये इट इज़ कॉजिंग अनप्रिडिक्टेबल वेदर एंड इट इज़ नेगेटिवली इम्पैक्टिंग फार्मिंग। अब जो क्लाइमेट चेंज है उससे फार्मिंग पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इसमें जो अभी रिसेंटली डेटा आया है, एग्रीकल्चरल जीडीपी जो है दैट हैज़ रिड्यूस टू 1.4% ऑफ जीडीपी, और ये जो रिडक्शन है ये एक बहुत ही कंट्रास्टिंग फिगर है, क्योंकि ICAR जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, ये कहता है दैट इट हैज़ डेवलप्ड ओवर 2000 रेजिलियंट क्रॉप वैरायटीज़। अब आपने रेजिलियंट क्रॉप वैरायटीज़ भी डेवलप कर ली हैं, उसके बावजूद भी एग्रीकल्चर का जो जीडीपी है, जो शेयर है जीडीपी में, ये इसमें रिडक्शन आया है। ये क्यों आया है, तो इसको हमें टैकल करने की ज़रूरत है। अब इसके लिए क्या क्या करना होगा, जो ICAR है इसकी फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, दैट नीड्स टू बी इंक्रीज्ड सिग्निफिकेंटली टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट इन एग्रीकल्चर। अब इसकी जो एक क्रॉप्स, जो रेजिलिएंट क्रॉप्स की वैरायटीज़ जो बना रहे हैं, कोई सीड्स डेवलप कर रहे हैं, उनको फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए इसकी फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है ICAR की। तीसरा इशू इसमें हाईलाइट किया है, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जो स्टार्ट हुई थी 2016 में। अब इसमें ये कहता है इट हैड सम इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़। हालांकि ये स्टार्ट की गई थी टू प्रोटेक्ट फार्मर्स, लेकिन इसमें स्टार्टिंग में ही कुछ इम्प्लीमेंटेशन इश्यूज़ आए थे, और उसका जो प्रीमियम रेट्स थे उनमें इनकन्सिस्टेंसी थी। कई बार बहुत ज़्यादा थे कुछ स्टेट्स में, और कुछ स्टेट्स में काफ़ी कम थे। तो अभी जो रिसेंट डेटा है 2023-24 का, इसमें द एरिया कवर्ड अंडर PM फसल बीमा योजना क्या है, इट इज़ अबाउट 61 मिलियन हेक्टेयर्स विच फॉर्म्स रफली 40% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया ऑफ द स्टेट्स दैट ऑप्टेड फॉर PM फसल बीमा योजना। तो अभी के डेटा के अकॉर्डिंग 61 मिलियन हेक्टेयर्स जो है दैट कम्स अंडर PM फसल बीमा योजना। और दूसरी बात क्या है, जो नॉन लोनी फार्मर्स हैं, मतलब जिनके पास लोन नहीं है। पहले क्या था, मतलब इसमें स्कीम में क्या है कि जो फार्मर्स जिनके पास लोन है उनके लिए कंपलसरी था कि वो उन्हें इस स्कीम का पार्ट होना ही पड़ेगा, तो वो तो मजबूरी से बनते थे इसका पार्ट। अब जब नॉन लोनी फार्मर्स हैं उनका शेयर इसमें काफ़ी बढ़ा है, 55% हो गया है ऑफ द टोटल इंश्योर्ड फार्मर्स। तो ये इंडिकेट करता है ए शिफ्ट इन ट्रस्ट टुवार्ड्स द स्कीम। अब पहले स्टार्टिंग में क्या था, इसमें मतलब लोगों को ट्रस्ट कम था, फार्मर्स को ट्रस्ट कम था इस स्कीम पे कि कब कंटिन्यू हो भी पाएगी कि नहीं होगी, या फिर जो क्लेम्स हैं वो सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। तो अब जब नॉन लोनी फार्मर्स का इसमें अगर शेयर बढ़ा है, 55% तक पहुंच गया है, इसका मतलब लोगों का, फार्मर्स का इस स्कीम पे ट्रस्ट तो बढ़ा है। तो ये कहता है कि जो ये फसल बीमा योजना है इसकी सक्सेस डिपेंड्स ऑन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन। अगर इसको हमें और सक्सेसफुल बनाना है तो इसको प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत है।
अब इसमें कुछ मतलब वेरिएशंस हैं। जो स्टेट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश हैं, दे हैड हाई पार्टिसिपेशन रेट्स, वेयर स्टेट्स लाइक पंजाब हैड वेरी लो रेट्स। अब कुछ स्टेट्स में तो इसका पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है, और कुछ स्टेट्स जैसे यूपी और एमपी हैं वहाँ पे इसका हाई पार्टिसिपेशन रेट देखा गया है। तो इस इनकन्सिस्टेंसी को हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है। दूसरा क्या है, जो प्रीमियम रेट्स हैं, दे हैड स्पाइक्ड, मतलब अर्लियर वो क्या थे, प्रीमियम रेट्स जो थे इस स्कीम में वो बहुत ज़्यादा थे कुछ स्टेट्स में, मतलब बहुत हाई तक पहुंच गए थे, जो कि अब रिसेंट में कम हो गए हैं, बट लेटर ड्रॉप, शोइंग इनकन्सिस्टेंसी। अब इसमें भी प्रीमियम रेट्स में भी आप एक कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए हैं, तो ये भी जो 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 ये पॉलिसी है इसके इफ़ेक्ट को कम करते हैं, इसकी इम्प्लीमेंटेशन को कम करते हैं। तो द स्कीम हैज़ अर्नड ट्रस्ट अमंग इंश्योरर्स एंड फार्मर्स बट नीड्स मोर कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये जो सजेशन है इसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो पीएम फसल बीमा योजना है, इट हैज़ अर्न ट्रस्ट अमंग इंश्योरर्स। कैसे आप कहोगे ट्रस्ट हो गया है इंश्योरर्स को, क्योंकि नॉन लोनी फार्मर्स का शेयर बढ़ा है 55% तक, एंड फार्मर्स बट नीड्स मोर कंसिस्टेंट एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक मतलब सजेशन, एक उसमें जो फसल बीमा योजना को अगर आपको इसका एनालिसिस करना हो, उसमें उसके आंसर में आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस लाइन को। अब ये कहता है जो अपकमिंग यूनियन बजट है उसमें क्या किया जा सकता है। इसमें इंक्रीज फंडिंग फॉर ICAR, जो काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है, उसकी फंडिंग बढ़ाई जाए अप टू 15,000 करोड़ टू प्रमोट क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। अभी क्या है, उन्होंने क्रॉप्स तो रेजिलिएंट क्रॉप्स की वैरायटीज़ तो डेवलप कर ली हैं, लेकिन वो फार्मर्स तक तो पहुंच ही नहीं रही। तो इस सब को बढ़ाने के लिए, उसमें उन रेजिलिएंट क्रॉप्स की वैरायटीज़ को फार्मर्स तक पहुंचाने के लिए ICAR की फंडिंग बढ़ाने की ज़रूरत है, और जिससे कि वो और ऐसी वैरायटीज़ को डेवलप कर सकें और उन्हें फार्मर्स तक पहुंचा सकें। दूसरा क्या है, इम्प्रूव टेक्नोलॉजी इन्फ्यूजन। जो टेक्नोलॉजी का जो यूज़ है फार्मिंग में, टू प्रोवाइड एक्यूरेट वेदर डेटा एंड बेटर क्रॉप लॉस असेसमेंट। अब क्या है, जो वेदर के रिगार्डिंग जो डेटा प्रोवाइड करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी को और एडवांस करने की ज़रूरत है, उसका यूज सही से बढ़ाने की ज़रूरत है। और जो क्रॉप लॉस होते हैं, क्रॉप लॉस के टाइम पे भी उसका असेसमेंट ढंग से हो, उसके लिए भी टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन किया जा सकता है, और इससे करप्शन भी जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है। फोर्थ है, एड्रेस द इश्यूज इन PM फसल बीमा योजना टू मेक इट मोर इफेक्टिव एंड रिलायबल फॉर फार्मर्स। तो जो अभी हमने इश्यूज बात करी थी उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। ये इन्होंने रिकमेंडेशंस दी हैं अपकमिंग यूनियन बजट के लिए। तो इसका क्रक्स क्या है, क्रक्स कहता है कि जो फार्मर और पॉलिसी मेकर के बीच में जो ट्रस्ट डेफिसिट है ना, दैट नीड्स टू बी ब्रिज्ड बाय फॉर्मिंग एग्रीकल्चरल काउंसिल्स। उनको एग्रीकल्चरल काउंसिल से उस डेफिसिट को कम किया जा सकता है। और जो एग्रीकल्चरल काउंसिल्स हैं, दे नीड टू बी फॉर्म्ड विद डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन विच कैन हेल्प ब्रिज द ट्रस्ट डेफिसिट। तो थर्ड है, क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स एग्रीकल्चर सिग्निफिकेंटली रिक्वायरिंग बेटर फंडिंग एंड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस। तो जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स हैं एग्रीकल्चर पे, उसके लिए हमें फंडिंग इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। फंडिंग कौन सी, उन एजेंसीज़ की जो इसमें काम कर रही हैं, जैसे ICAR है, ठीक है, और जो टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस हैं उनको और एडवांस करने की ज़रूरत है, तब हम क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट्स को कम कर पाएंगे एग्रीकल्चर पे। फोर्थ है, जो PM फसल बीमा योजना है, दैट नीड्स कंसिस्टेंट इम्प्लीमेंटेशन एंड ट्रांसपेरेंट प्रीमियम रेट्स टू बी सक्सेसफुल एंड ट्रस्टवर्दी। तो ये इसका क्रक्स है इस आर्टिकल का। नाउ लेट्स डिस्कस द सेकेंड आर्टिकल, द प्रॉब्लम ऑफ स्पेशल पैकेजेस। इस आर्टिकल में एक दो चीज़ें ही इम्पोर्टेंट हैं जिसको हमें देखने की ज़रूरत है। ये क्या बात करता है, जो अभी कोलिशन पॉलिटिक्स फिर से वापस आई है, जैसे कि अभी जो अलायंस बना है BJP और TDP और मल्टीपल पार्टीज़ का, इसकी वजह से जो क्या है, स्पेशल पैकेजेस जो है वो फिर से न्यूज़ में आ गए हैं। तो स्पेशल पैकेजेस क्या होते हैं, स्पेशल पैकेजेस आर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स ऑफन रिजल्टिंग फ्रॉम पॉलिटिकल बार्गेनिंग। और जो आर्टिकल 282 है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट अलाउज फॉर दीज ग्रांट्स। जो ये स्पेशल पैकेजेस हैं, ये आर्टिकल 282 के तहत अलाउ किए जाते हैं अंडर मिसलिनियस फाइनेंशियल प्रोविजंस। These packages can tilt the balance of parliamentary power
एंड आर यूजुअली मोर पॉलिटिकली ड्रिवन देन कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। तो ये पॉलिटिकली ड्रिवन ज़्यादा होते हैं, ना कि कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से कि हाँ स्पेशल पैकेजेस दिए जाने चाहिए। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो हमें लास्ट में इसका क्रक्स देख लेते हैं बस, इसमें जो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो जो ये कोलिशन पॉलिटिक्स जो आई है, इट हैज़ ब्रॉट बैक द डिमांड फॉर स्टेट स्पेसिफिक डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स और स्पेशल पैकेजेस। तो इससे क्या होता है, जो फिस्कल फेडरलिज्म है, फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, इट एंश्योर्स ए बैलेंस्ड एंड फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज मेंटेनिंग फेडरल स्टेबिलिटी। तो ये जो फिस्कल फेडरलिज्म है इसको अफेक्ट करता है। जब आप स्पेशल पैकेजेस अगर किसी स्टेट्स को मिल जाते हैं तो इससे एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है रिसोर्सेज का, क्योंकि क्या है, स्पेशल पैकेजेस क्या होते हैं, दे आर पॉलिटिकली ड्रिवन। तो स्पेशल पैकेजेस ऑफन पॉलिटिकली मोटिवेटेड कैन अंडरमाइन फिस्कल डिसिप्लिन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। तो ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप किसी भी आंसर में यूज कर सकते हैं। जो स्पेशल पैकेजेस होते हैं दे आर ऑफन पॉलिटिकली मोटिवेटेड एंड कैन अंडरमाइन फिस्कल डिसिप्लिन एंड द प्रिंसिपल्स ऑफ फेडरलिज्म। फोर्थ है, जो ये स्पेशल पैकेजेस की बात हो रही है, इनको ज़्यादा हाईलाइट करने की ज़रूरत नहीं है। दे से द फाइनेंस कमीशन प्लेज ए क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग फिस्कल बैलेंस। फाइनेंस कमीशन का रोल होता है फिस्कल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, एंड इट्स रिकमेंडेशंस शुड बी प्रायोरिटाइज्ड ओवर डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स। तो ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट्स जो हैं, जो स्पेशल पैकेजेस की फॉर्म में आती हैं, इनको प्रायोरिटाइज ना करके जो फाइनेंस कमीशन की जो रिकमेंडेशंस होती हैं उनको प्रायोरिटी देने की ज़रूरत होती है। नाउ लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल, वाई आर्कटिक वाइल्ड फायर्स आर बैड न्यूज़ फॉर द वर्ल्ड। अब इसमें क्या है, जो अभी इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वाइल्ड फायर्स की आर्कटिक रीजन में, इसके कॉजेज़ क्या हैं, रीजन्स क्या हैं, और उनके क्या इम्प्लीकेशंस हैं ओवरऑल एनवायरनमेंट के ऊपर, इसमें ये पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं। अब ये कहता है जो आर्कटिक वाइल्ड फायर्स हैं, दे हैव बीन सिग्निफिकेंटली इंटेंस इन द पास्ट 5 ईयर्स। पिछले 5 साल में ये बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं आर्कटिक वाइल्ड फायर्स जो हैं, और एक एस्टिमेट के अकॉर्डिंग ओवर 160 वाइल्ड फायर्स बर्नड नियरली 4,60,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड बाई जून 24 जून तक 4,60,000 हेक्टेयर्स जो लैंड है वो जल चुकी है ड्यू टू वाइल्ड फायर्स। और इस एक डाटा के अकॉर्डिंग जो जून का जो मंथली कार्बन एमिशंस हैं फ्रॉम आर्कटिक वाइल्ड फायर्स वर द थर्ड हाईएस्ट इन द लास्ट 20 ईयर्स एट 6.8 मेगाटन्स। और जून 2020 एंड 2019 दे सॉ हायर एमिशंस with 16.3 and 13.8 megatons of carbon respectively। अब ये कहता है जो फ्रीक्वेंसी बढ़ी है वाइल्ड फायर्स की, ये क्यों हुई है। दे हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द वाइल्ड फायर्स हैव ऑलवेज बीन ए पार्ट ऑफ द आर्कटिक्स बोरियल फॉरेस्ट एंड टुंड्रा इकोसिस्टम। तो जो आर्कटिक रीजन में जो इकोसिस्टम है वो कौन सा है, टुंड्रा इकोसिस्टम है, और बोरियल फॉरेस्ट वहाँ पे लाई करते हैं। तो वाइल्ड फायर्स वहाँ पे हमेशा से उनका एक पार्ट रही है, बट रिसेंटली क्या हुआ है, उनकी इंटेंसिटी बढ़ गई है, उनकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जैसे टेम्परेचर जो है वो राइज़ कर रहा है, मोर फ्रीक्वेंट लाइटनिंग वहाँ पे आती है, एंड हीट वेव्स आर की फैक्टर्स फ्यूलिंग दीज वाइल्ड फायर्स। और ये ज़्यादा और क्यों बढ़ रही हैं, वाई आर्कटिक वाइल्ड फायर्स आर वर्सनिंग। The Arctic is warming roughly 4 times faster than the rest of the world, and the average temperature in the Arctic has increased by at least 1.1 degree Celsius above the pre-industrial levels and about 3 degree Celsius warmer than in 1980। तो इस वार्मिंग की वजह से क्या हुआ है, जो ये टेम्परेचर में राइज हुआ है, दिस वार्मिंग हैज़ लेड टू मोर फ्रीक्वेंट लाइटनिंग इंक्रीजिंग द लाइकलीहुड ऑफ वाइल्ड फायर्स। जो टेम्परेचर राइज हुआ है 3 डिग्री सेल्सियस तक, इसकी वजह से वाइल्ड फायर्स ज़्यादा बढ़ी हैं। जो आर्कटिक रीजन होता है ना, आर्कटिक जो लैंड होती है, आर्कटिक लैंड हीट्स अप फास्टर एंड मोर देन आइस कवर्ड एरियाज़। जो आइस कवर्ड एरियाज जो ग्लेशियर्स होते हैं उन पे क्या होता है, एल्बिडो इफेक्ट काम करता है, जहाँ से जो सनलाइट है वो दैट गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द एटमॉस्फेयर। तो ये एक अच्छा काम करती है, इससे और कूलिंग बनी रहती है। लेकिन जो आर्कटिक लैंड है वो जल्दी हीट करती है, ज़्यादा भी करती है और जल्दी भी करती है। तो ये भी एक इसका रीज़न है।
तो इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल वार्मिंग। अब इसके जो इम्पैक्ट हैं वाइल्ड फायर्स के, इसके इम्पैक्ट्स क्या हैं? आर्कटिक वाइल्ड फायर्स बर्न वेजिटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर रिलीजिंग CO2 एंड अदर ग्रीन हाउस गैसेज इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जो वाइल्ड फायर हो रही है वेजिटेशन की, इसमें वेजिटेशन और ऑर्गेनिक मैटर जलता है, उससे क्या है CO2 निकलती है और भी बहुत सारी ग्रीन हाउस गैसेज निकलती हैं एटमॉस्फेयर में। तो इनकी वजह से क्या होता है, दे ऑल्सो कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू क्लाइमेट चेंज। तो जितना हालांकि वाइल्ड फायर जो है ये अपने आप में एक कॉज भी है क्लाइमेट चेंज का और इम्पैक्ट भी है क्लाइमेट चेंज का। इम्पैक्ट कैसे है? क्योंकि ये बढ़ ही इसलिए रही है क्योंकि टेम्परेचर राइज़ कर रहा है, और क्योंकि वाइल्ड फायर्स हो रही हैं तो उससे वेजिटेशन जलती है, उससे और ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन होता है, उसकी वजह से भी क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ता है। एक और इसमें जो कंसर्न है, जो वहाँ पे परमाफ्रॉस्ट है जो ग्लेशियर्स की फॉर्म में, उसको लेकर इशू है। जो ये कहता है द कार्बन स्टोर्ड इन आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट इज़ ए मेजर कंसर्न। साइंटिस्ट एस्टिमेट देयर आर 1700 बिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ कार्बन इन परमाफ्रॉस्ट, ट्वाइस द अमाउंट करेंटली इन द एटमॉस्फेयर। एंड मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट ड्यू टू वाइल्ड फायर्स रिलीजेज स्टोर्ड कार्बन एक्सेजर्बेटिंग क्लाइमेट चेंज। अब जो परमाफ्रॉस्ट में जो कार्बन स्टोर्ड है, जो इन ग्लेशियर्स में कार्बन स्टोर्ड है, वो भी क्योंकि मेल्टिंग हो रही है उनकी, तो उसकी वजह से जो उसमें स्टोर्ड कार्बन है दैट ऑल्सो गेट रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर, उसकी वजह से भी फिर क्लाइमेट चेंज और ज़्यादा बढ़ता है। द डिस्ट्रक्शन ऑफ इंसुलेटिंग सॉइल लेयर्स बाय वाइल्ड फायर्स एक्सेलरेट परमाफ्रॉस्ट थॉइंग। तो जो सॉइल लेयर्स हैं जो इंसुलेट करती हैं इसको परमाफ्रॉस्ट को, उनका भी जो डिस्ट्रक्शन है इसकी वजह से भी ये इसकी जो मेल्टिंग है परमाफ्रॉस्ट की वो और ज़्यादा बढ़ी है। इसके लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस क्या है? लार्ज स्केल थॉइंग ऑफ आर्कटिक परमाफ्रॉस्ट, जो ये मेल्टिंग हो रही है आर्कटिक ग्लेशियर्स की, इट कुड लीड टू एन इर्रिवर्सिबल रिलीज ऑफ कार्बन पोजिंग ए सिग्निफिकेंट थ्रेट टू ग्लोबल क्लाइमेट स्टेबिलिटी। तो इसका क्रक्स देख लेते हैं। जो आर्कटिक वाइल्ड फायर्स जो बढ़ी हैं, इंक्रीज हुई हैं फ्रीक्वेंसी में और इंटेंसिटी में, they are due to rapid regional warming. The region is warming 4 times faster than the global average, leading to conditions conducive to wildfires. These wildfires releases significant amount of CO2 and other greenhouse gases, worsening global warming. अब ये जो वाइल्ड फायर्स हैं ये क्या करती हैं? CO2 और रिलीज़ करती हैं, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा बढ़ती है। मेल्टिंग परमाफ्रॉस्ट ड्यू टू वाइल्ड फायर्स रिलीजेज लॉन्ग स्टोर्ड कार्बन पोटेंशियली ट्रिगरिंग ए सीवियर एंड अनकंट्रोलेबल इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल क्लाइमेट। तो ये इसका क्रक्स है, ये 4 पॉइंट्स। अब इस आर्टिकल को देखते हैं। द ANRF प्लान हैज़ गॉट ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। तो एक ये क्या है? अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन प्लान आया था, हाईलाइटिंग इश्यूज़ विद इट्स गवर्निंग स्ट्रक्चर एंड फंडिंग। अब इस आर्टिकल में क्या है, 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, बस इसका एक क्रक्स देख लेते हैं। मेनली इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। तो जो ANRF's इनिशियल इम्प्लीमेंटेशन है दैट लैक्स इंडस्ट्री एंड डाइवर्स एकेडमिक रिप्रेजेंटेशन लिमिटिंग इट्स इफेक्टिवनेस। तो पहले तो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन है दैट इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, तो उसको लेके इन्होंने एक इशू रेज किया है। दूसरा है इंडियाज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर सिग्निफिकेंटली अंडर फंडेड। अभी क्या है, ओनली 0.4% ऑफ GDP इज़ स्पेंट ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड रिक्वायरिंग ए सब्सटैंशियल इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट। और ये कहता है कि अगर हमें ग्लोबल लेवल पे compete करना है तो हमें ये जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है इस पर अप टू 4% ऑफ GDP खर्च करना होगा। तीसरा है ANRF should focus on practical knowledge and avoid bureaucratic inefficiencies to foster innovation. Operational independence and experienced leadership are crucial for ANRF to support and advance research in universities effectively. तो ये इसका क्रक्स है। बस इसमें मेन जो चीज़ है कि अभी हमारी जो R&D है दैट इज़ अंडर फंडेड। ये बस इसका मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हमारे काम आ सकता है। Now let's move to next article, a law around low carbon climate resilient development. अभी एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है that affirms the right to be free from adverse impacts of climate change. इसमें क्या कहा था, जो एक
MK रंजीत सिंह केस था। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एवरीवन हैज़ द राइट, हर किसी को अधिकार है जो क्लाइमेट चेंज के जो एडवर्स इम्पैक्ट्स होने वाले हैं उससे फ्री रखने के लिए हर किसी का एक अधिकार है। तो ये कैसे पॉसिबल है, इस आर्टिकल में उसको बताया गया है कि हमें एक लॉ की ज़रूरत है। तो इसकी बस मेन हाइलाइट्स देख लेते हैं, इसमें और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एक्शनेबल स्टेप्स जो हैं इनको देख लेते हैं एक बार। क्रिएटिंग ए लो कार्बन डेवलपमेंट कमीशन इज़ नेसेसरी, कोई एक कमीशन बनाना होगा जो लो कार्बन डेवलपमेंट पे काम करे। जो हमारा आगे डेवलपमेंट हो रहा है उसमें लो कार्बन एमिशन हो, उसके लिए हमें एक कमीशन बनाना होगा। एस्टेब्लिशिंग कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म्स अमंग वेरियस गवर्नमेंट बॉडीज़, जो अलग अलग तरह की गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए और इसके लिए हमें प्रयास करने होंगे। एंगेजिंग विद स्टेक होल्डर्स फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, स्टेक होल्डर्स के साथ भी हमें एंगेज होना होगा जिससे कि जो डिसीजन मेकिंग है वो थोड़ी रोबस्ट हो सके और अच्छे डिसीजंस लिए जा सकें। डेवलपिंग मैकेनिज्म्स फॉर ट्रैकिंग एंड रिपोर्टिंग प्रोग्रेस, तो हमें इस तरह के मैकेनिज़म्स डेवलप करने होंगे जिससे कि इस पे हमने क्या प्रोग्रेस करी है उसको ट्रैक किया जा सके। तो इस आर्टिकल का जो क्रक्स है वो क्या कहता है कि हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट लॉ की ज़रूरत है। अगर आपको इसको एक अधिकार के रूप में देना है, अगर उससे बचना है क्लाइमेट चेंज के एडवर्स इम्पैक्ट से, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव क्लाइमेट लॉ इन इंडिया इज़ एसेंशियल फॉर एड्रेसिंग लो कार्बन एंड क्लाइमेट रेजिलियंट डेवलपमेंट। दूसरा है द लॉ शुड इंटीग्रेट रूटीन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस एंड बैलेंस सोशल इक्विटी विद एनवायरमेंटल गोल्स। तो ये जो नया कानून बनेगा इसमें हमें बैलेंस करने की ज़रूरत है सोशल इक्विटी, क्योंकि क्या है कि जो डाउनवर्ड सेक्शंस होते हैं, डाउन ट्रोडन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी होते हैं, वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होते हैं क्लाइमेट चेंज से। और अगर कोई पॉलिसी बनाई जाएगी टैकल करने के लिए क्लाइमेट चेंज को, तब भी इम्पैक्ट उन्हीं पे ज़्यादा होगा। जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी हैं वही उससे ज़्यादा इम्पैक्ट भी करेंगे। तो हमें इन दोनों में एक बैलेंस बनाने की ज़रूरत है जिससे कि अगर हम लॉ फ्रेम करते भी हैं तो उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना आए और एनवायरमेंटल गोल्स जो हैं वो भी हमारे फुलफ़िल हो जाएं। तीसरा है प्रॉपर इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर्स, कंटिन्यूअस एंगेजमेंट एंड अकाउंटेबिलिटी मेजर्स आर क्रूशियल फॉर इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन। चौथा है एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच इन्वॉल्विंग मल्टीपल स्टेक होल्डर्स विल एंश्योर द लॉज सक्सेस एंड फॉस्टर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच को इन्वॉल्व करना होगा जिसमें जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं उनके भी व्यूज़ को अकाउंट में लिया जा सके और जिससे कि क्या होगा, जो लॉ बनेगा तब उसकी सक्सेसफुल होने के चांसेस ज़्यादा हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, फूड फॉर ए रेनी डे। ये कहता है जैसे आरबीआई मेंटेन करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स टू रेगुलेट एक्सचेंज रेट मूवमेंट्स। अब इसका जो ये आरबीआई जो इस फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स रखता है इसका गोल कोई उस पर कंट्रोल करना नहीं है, लेकिन इट इज़ टू एंश्योर दैट द मूवमेंट्स आर ऑर्डरली एंड दैट देयर इज़ नो एक्सेसिव वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटाइल टाइम्स में उसको मेंटेन करने के लिए आरबीआई फॉरेक्स रिजर्व्स रखता है। तो उसी तरह से ये कहता है ए सिमिलर अप्रोच इज़ नीडेड फॉर फूड प्राइसेस। द गवर्नमेंट शुड कंसिडर बिल्डिंग ए बफर स्टॉक ऑफ एसेंशियल फूड आइटम्स सच एज राइस, व्हीट, पल्सेस एट्सेट्रा एंड स्टेपल वेजिटेबल्स। तो क्या है कि ऐसा ही अप्रोच हम इसमें रख सकते हैं, बफर स्टॉक्स बना सकते हैं फूड प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या है, द पर्पज़ इज़ नॉट टू कंट्रोल प्राइसेस और रिप्लेस द मार्केट। इसका पर्पज़, ये बफर स्टॉक बनाने का पर्पज़ कोई प्राइस कंट्रोल पे नहीं है, ना ही मार्केट को कंट्रोल रिप्लेस करने का है, बट टू रिड्यूस एक्सट्रीम प्राइस फ्लक्चुएशंस दैट हार्म बोथ कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, जो दोनों को हार्म करती हैं, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स को, क्योंकि कंज्यूमर्स के लिए प्राइसेस बढ़ जाते हैं और प्रोड्यूसर्स के लिए उनकी डिमांड कम हो जाती है, तो वो दोबारा प्रोड्यूस नहीं करना चाहते हैं जब उनकी जब उसमें वॉलेटिलिटी रहती है प्राइसेस में। तो प्राइस फ्लक्चुएशंस आर कॉज्ड बाय सेवरल फैक्टर्स इंक्लूडिंग क्लाइमेट चेंज, fewer rainy days, extended dry spells, intense precipitation, shorter winters, and heat waves can disrupt crop yields। तो जब क्रॉप यील्ड्स अफेक्ट होती हैं क्लाइमेट चेंज से, इससे भी प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं एंड दिस कैन लीड टू सप्लाई शॉक्स एंड लार्ज प्राइस स्पाइक्स। इससे महंगाई ज़्यादा बढ़ती है, जब सप्लाई शॉक रहेगा तो महंगाई बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फॉलोड बाय पीरियड्स ऑफ लो प्राइसेस एज फार्मर्स ट्राई टू कंपनसेट। उसके बाद जब कई बार ऐसे होता है कि महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और फिर एक पीरियड ऐसा आता है कि बहुत कम प्राइसेस हो जाते हैं कुछ फूड आइटम्स के। तो जैसे कि इसमें एक एग्जांपल दिया गया है
डेयरी फार्मर्स वर गेटिंग ₹37 to 38 पर लीटर फॉर काउ मिल्क। एक टाइम पे क्या था, फेबररी मार्च 2023 में डेयरी फार्मर्स 37 से 38 रुपये पर लीटर ले रहे थे काउ मिल्क का। बट बाय जून 2023 प्राइसेस हैड फॉलन टू ₹26 to 27 पर लीटर ड्यू टू ए डिक्रीज इन डिमांड फॉर SMP। स्किम्ड मिल्क पाउडर की जब डिमांड कम हो गई तो उससे प्राइसेस कम हो गए। अब इससे क्या होता है, लो प्राइसेस डिस्करेज फार्मर्स फ्रॉम प्रोड्यूसिंग मिल्क विच कैन लीड टू शॉर्टेजेस एंड हायर प्राइसेस इन द फ्यूचर। तो इससे क्या होता है, फार्मर्स डिस्करेज होते हैं जब इस तरह की फ्लक्चुएशंस रहती हैं वो प्रोडक्शन करने के लिए। इसका सॉल्यूशन क्या है, क्रिएटिंग ए बफर स्टॉक कैन हेल्प टू इवन आउट प्राइस फ्लक्चुएशंस। अगर हम एक बफर स्टॉक बना देते हैं इस तरह के आइटम्स का, फूड आइटम्स का, तो इट कैन हेल्प इन इवन आउट प्राइस फ्लक्चुएशन जो है उनको कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। द गवर्नमेंट कैन बाई फूड आइटम्स फ्रॉम फार्मर्स ड्यूरिंग सरप्लस ईयर्स एंड सेल देम ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ स्कैरसिटी। जब सरप्लस ईयर्स हैं तब सरकार उनसे ख़रीद सकती है, और जब कमी हो जाती है इन चीज़ों की, आइटम्स की, तब उन्हें मार्केट में बेच सकती है और प्राइस को कंट्रोल कर सकती है। एंड द फाइनेंशियल कॉस्ट इज़ मिनिमल बिकॉज द फूड कैन बी सोल्ड एट नियर मार्केट रेट्स व्हेन प्राइसेस गो अप। और इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट भी कम है। बफर स्टॉक्स कैन ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस द नीड फॉर मेजर्स दैट हर्ट फार्मर्स। तो इससे क्या है कि गवर्नमेंट जो एकदम से इनिशिएटिव लेती है ऐसे सिचुएशंस में जब महंगाई ज़्यादा हो जाती है, प्राइस फ्लक्चुएशन ज़्यादा होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो फार्मर्स को ज़्यादा हर्ट करते हैं, तो वो उनको भी रिड्यूस किया जा सकता है। जैसे अभी क्या करती है गवर्नमेंट, द गवर्नमेंट में करंटली यूज मेजर्स लाइक बैनिंग एक्सपोर्ट, जैसे कि एक्सपोर्ट बैन कर दिए जिससे कि प्राइस को कंट्रोल में किया जा सके, या फिर लिमिटिंग हाउ मच प्राइवेट ट्रेडर्स कैन स्टोर इन ऑर्डर टू कंट्रोल प्राइसेस। अब इससे क्या है, जो फार्मर्स हैं वो ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, क्योंकि अगर आप एक्सपोर्ट को बैन कर दोगे तो उन्हें जो अच्छे प्राइसेस मिल सकते थे वो नहीं मिलेंगे। उसी तरह से अगर जो प्राइवेट ट्रेडर्स हैं उनके ऊपर लिमिटेशंस इम्पोज कर दी जाएंगी तो तब भी उसमें कंट्रोल करना पड़ेगा, तो इससे फार्मर्स ज़्यादा हर्ट होते हैं। तो बफर स्टॉक्स कैन अचीव द सेम गोल विदाउट हार्मिंग फार्मर्स। तो दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।